डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। इन ऑप्शन में आपको बताना है कि ए, बी, सी, डी में कौन इम्पॉसिबल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको दो कंडीशन बताई जा रही हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ये वर्ड आते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखिए, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू दोनों की सेम कभी नहीं होना चाहिए। अगर इनकी वैल्यू सिमिलर यानी सेम है तो आप कहेंगे इम्पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू अगर आपको एल से ज़्यादा नज़र आ रही है तो भी आप इम्पॉसिबल कहेंगे। तो इस पॉइंट को एक बार फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर ये दोनों कभी भी सिमिलर अगर आपको नज़र आते हैं तो आप उस क्वेश्चन में इम्पॉसिबल कह सकते हैं। और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एल से ज़्यादा आ रही है, उसमें आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, तो भी आप उसे इम्पॉसिबल कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए इन ए बी सी डी में से वो कौन सा ग्रुप है एन एल एम एस का जो इम्पॉसिबल है। तो देखिए, इसका आंसर आएगा बी। अब ये बी आंसर क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की जो वैल्यू है वो एल से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो एल से क्या ग्रेटर दिख रही है आपको, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, या फिर से देखिए, तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एन और एल अगर सेम है तो इम्पॉसिबल, एम की वैल्यू अगर एल से ग्रेटर है तो भी इम्पॉसिबल। इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो बी ऑप्शन है इसमें एम की वैल्यू एल से क्या ग्रेटर हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बी। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है सी। क्यों? क्योंकि इसमें एन और एल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। ठीक है, तो जब भी एन और एल की वैल्यू सेम हो तो इम्पॉसिबल, और जब भी एम की वैल्यू अगर एल से ग्रेटर हो तो भी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह ये पॉइंट आपके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएगा जिनमें भी इम्पॉसिबल और नॉट पॉसिबल गिवन हो। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ के। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो होता है पोटेशियम का वो क्या होता है? 19। इसके अंदर भी आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए ऑप्शन, बी, सी और डी। ठीक है, इसके जो आंसर है वो है बी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये बी क्यों है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक, इस 19 को हम बोहर बरी लॉ से इस तरह लिख सकते हैं, 2 8 8 एंड दैट इज अ 1। ये आपने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये n इक्वल टू 1 होता है, ये n इक्वल टू 2 होता है, ये n इक्वल टू
3 होता है और लास्ट में n इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, ये n इक्वल टू क्या है 4। अब एक बात आप दिमाग में रखिए, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, इसका मीन है कि इसमें 4 सबशेल है, S, P, D और F। ठीक, अब यहाँ पर जो n इक्वल टू 4 था उसको आप इन सब के आगे लगा लीजिए, 4 4 4 और 4। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसके आउटरमोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इस 4s के टॉप पर यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ये हो चुका है यहाँ पर 4s1। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हम जानते हैं, हम लिखेंगे पहले 4s, s में एक ही ऑर्बिटल बनता है, p में 3 बनते हैं, d में 5 बनते हैं और f में 7 बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब हमको 4 क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है। देखिए आगे डिजिट कौन है, 4 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू 4, लिख दिया। एक पॉइंट और आपको समझने की जरूरत है, देखिए इस तरह l इक्वल टू 0 है तो वो s सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल टू 1 है तो वो p सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, l इक्वल टू 2 है तो वो d सबशेल को रिप्रेजेंट करता है और l इक्वल टू 3 है तो वो f सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। अब बिकॉज यहाँ देख सकते हैं आप s है, इसका मतलब l इक्वल टू क्या 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया l इक्वल टू 0। हमेशा याद रखने वाली बात है कि जब भी l की वैल्यू 0 होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है m, वो हमेशा क्या आती है 0। l 0 होने पर m हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, यानी क्लॉकवाइज, तो s स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो होगी +1/2। ठीक, अब ये n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +1/2, ये ऑप्शन कौन सा है बी, ये देखिए ये बी ऑप्शन। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। ऑप्शन वही है ए, बी, सी, डी, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, जिसको हम बोरबरी लॉ से क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2, 8 एंड 7, ये लिख दिया। यहाँ पर n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3। अब बिकॉज यहाँ 3 है तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 3 सबशेल होंगे, S, P एंड D। ऊपर जो 3 है सबके आगे लगा देते हैं हम 3, 3 एंड 3। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 7, तो S में आ गए 2 और P में आ गए 5। ठीक, और 3D में 0। ये है कॉन्फ़िगरेशन, 3s में 2 और 3p में 5। अब 3s में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और 3p में पेयर्ड के साथ अनपेयर्ड भी है, तो हम इस 3p को इस तरह लिख लेते हैं। आपको पता है p ऑर्बिटल 3 होते हैं, यानी p सबशेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं 3। ये देखिए 1, 2 एंड 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 5। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल पहले हम क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1,
2 एंड 3। अब रिमेन्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो उनको क्या करेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, दिस एंड दिस। अब आप यहां देख रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये देखिए 1। तो हमें इसी का जो है क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है। अब देखिए आगे यहाँ 3 है, तो हमने लिखा n इक्वल टू 3। आप जानते हैं l की वैल्यू अगर 1 है तो वो p को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर l इक्वल टू 1 आ चुका। अब आपको पता है हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस एल 0 प्लस एल, ये फार्मूला होता है। अब आप एल की जगह पर 1 रख दीजिए, -1 0 +1 ये आ गया, ठीक है। ये -1 0 +1 आया, हम इन ऑर्बिटल के नीचे लिख देते हैं, -1 0 और ये +1 हमने लिख दिया, ठीक। अब इस अनपेड इलेक्ट्रॉन के नीचे वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर? +1। तो अब एक्चुअल वैल्यू जो आएगी m की वो क्या आएगी? वो +1 आएगी, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? +1/2। तो इस तरह से हमारे ये 4 क्वांटम नंबर डिटरमाइन हो गए, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1 और s इक्वल टू +1/2। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ है ये ऑप्शन, तो देखिए इसका आंसर है सी। ये जो आपको आंसर नजर आ रहा है, ये देखिए इसका आंसर क्या है? सी, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, डिटरमाइन द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 17th इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है कि आपको जो है 17th इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आप अफबाउ प्रिंसिपल से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर नोबल गैस रूल से भी कर सकते हैं। इस नोबल गैस रूल से करने के लिए हम लिखेंगे पहले आर्गन 18, इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन सपोज करना है। तो आप एक बात देखिए कि यहाँ लिखेंगे हम नियॉन, और इसके टॉप पर लिखेंगे हम 10, और न्यू इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आएगा 3s में, तो 3s2 एंड 3p6। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमको पता है कि 17th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको अब हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3p लिखा हुआ है, तो हम पहले लिखेंगे 3p। आपको पता है p में कितने ऑर्बिटल होते हैं डियर? 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 3 ऑर्बिटल, ये ड्रॉ कर दिए। इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो पहले हम 3 को क्लॉकवाइज बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 6 में से 3 जा चुके, और 3 और अभी रिमेन्स इलेक्ट्रॉन हैं, तो उनको हम एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे, लाइक दिस, ये भर दिए। अब देखिए 10 और 2 12 है, 12 के बाद क्लॉकवाइज पर ध्यान दीजिए, 13 14 15। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखिए, एक बार फिर से देखना, 10 और 2 12, 13 14 15, फिर यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ होगा 17। तो 17th इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? n इक्वल टू 3, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हमने n इक्वल टू 3 लिख दिया। अब बिकॉज यहाँ p है तो हमने l इक्वल टू 1 लिख दिया। जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आएंगी? 3 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल कितने? 3 हैं, इसलिए। तो फार्मूला देखिए, m इक्वल टू -l 0 प्लस l। अब इसमें l की वैल्यू 1 हम रख देते हैं, तो ये -1 0 + 1 ये वैल्यू आ गई। अब इन ऑर्बिटल के नीचे इस वैल्यू को हम सेट कर देते हैं, -1
0 और ये +1। अब आप देख सकते हैं 17th इलेक्ट्रॉन के नीचे जो m की वैल्यू आई है वो क्या आई है 0, ये देखिए। ठीक है, तो अब m की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या आएगी 0। ठीक है, अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू क्या आएगी -1/2। ठीक, तो ऑर्गन के जो 17th इलेक्ट्रॉन है उसके 4 क्वांटम नंबर आपके सामने आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक, इस तरह से तो ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 6th नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। अब हमको इन 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में हाईएस्ट एनर्जी बताना है। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन दिमाग में रखिए, L = 0 पर S होता है, L = 1 पर P होता है, L = 2 पर D होता है और L = 3 पर F होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4S, ये हो जाएगा 3S, ये हो जाएगा 3P, क्योंकि L = 1 होता है ना, L = 1 यानी कि P, तो ये हो जाएगा 3P। ठीक, तो ये L = 0 मीन्स S होता है, तो ये देखो 4S, ये 3S और ये 3P, और यहाँ L = 2 मीन्स D होता है, ये देखिए, इसलिए यहाँ 3D आ गया। ठीक, अब इसके ऑप्शन 2 हो सकते हैं, A और B, लेकिन यहाँ पर ये 4S को बता रहा है और ये सॉरी, ये D वाला ऑप्शन देखना आपको, ये 3D को बता रहा है ना। तो आपको पता है कि 3D की एनर्जी 4S की एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल आप जानते हैं कि 4S से पहले 3D आता है, तो 3D की एनर्जी क्या होती है, 3D की एनर्जी क्या होती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, ये 4S है और यहाँ पर क्या है 3D है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मीनिंग ये है कि अबव प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरे जाते हैं। ठीक, और उसमें आपको पता है कि 4S के बाद जो है 3D आता है। क्या आता है, 4S के बाद 3D आता है, तो 4S की एनर्जी क्या होगी, उसमें कम होती है, और 3D की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी, 3D की, और 4S की एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 4f ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर L = 3 को हम F कहते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखिए ये 4F है, यहाँ पर N = 4, L = 4, यानी क्या, L की वैल्यू अगर 4 होती है तो वो G को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये G वाला तो आपको लेना नहीं है, यानी एक A ऑप्शन इसका हो सकता है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो N = 4, L = 3, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है इसका 4F, N = 3, L = 2, ये 3D है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो A ऑप्शन में से और C ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर है। लेकिन जब हम C ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ एक चीज़ नज़र आती है कि M की जो वैल्यू है यहाँ +4 है और L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है। मैंने आपसे कहा था M की वैल्यू कभी भी L से अगर आपको ग्रेटर नज़र आती है तो वो क्या है, इम्पॉसिबल, यानी कि ये C ऑप्शन इसका अब नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, A ऑप्शन। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो A ऑप्शन वाला होगा, यानी कि ये वाला। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2p ऑर्बिटल हैव। अब जरा देखिए, यहाँ पर
फर्स्ट डिजिट 2 है तो यहाँ पर n की वैल्यू ये 2 हो जाएगी। अब बिकॉज यहाँ p है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स विद n इक्वल टू 5 m इक्वल टू 1 इज, फिर ऑप्शन दे रखा है हमको 6, 2, 14 एंड 10। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में 6 है और यहाँ बी में 2 है, सी में 14 है और डी में 10 है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया आपने, ये राइट का साइन देख लिया, इसका मतलब ये आंसर 2 हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 5 है तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। n इक्वल टू 1 में s होता है, n इक्वल टू 2 में एस पी, ये 2 सबशेल होते हैं। n इक्वल टू 3 में 3 सबशेल होते हैं, एस पी डी। n इक्वल टू 4 में 4 सबशेल होते हैं, एस पी डी और f। और n इक्वल टू 5 में 5 सबशेल होते हैं, एस पी डी एफ और जी। ठीक, अब बिकॉज ऊपर 5 दिया था तो हम सभी के आगे 5, 5, 5, सॉरी आपको यहाँ देखना था, n इक्वल टू 5 के लिए जाना है तो हम यहाँ से देखेंगे एस पी डी एफ जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और जी के आगे भी हमने लगा दिया यहाँ पर 5। ठीक, अब लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है, इसने p ऑर्बिटल दिया है। ठीक है, p ऑर्बिटल मतलब हम 5p को देखेंगे। किसको देखेंगे? हम यहाँ पर 5p को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये 5p यहाँ पर बना लिया इस तरह से। ठीक है, अब 5p बनाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? अगर आप m की वैल्यू निकालोगे 5p में तो किस तरह आएगी? तो आपको पता है यहाँ 5 है तो ये n इक्वल टू, तो ये 5 हो गया। अब बिकॉज यहाँ पर p है तो l इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर l इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से है ना। तो m की वैल्यू जो है वो कितनी आ सकती हैं? वो 3 आ सकती हैं। m इक्वल टू -1, 0 और ये +1। ठीक, तो इन ऑर्बिटल के सामने हम -1, 0, +1 इस तरह से लिख देंगे। तो हमने इस तरह से -1, 0 और +1 लिख दिया। ठीक, अब इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो कंडीशन है कि हमको p ऑर्बिटल को देखना है और सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि m की वैल्यू जो है +1 है। यहाँ पर ये देखिए m की वैल्यू क्या है? +1। तो +1 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आपको सिर्फ इसी में देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आंसर आते हैं 2। ये देखिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है वो क्या है? ये 2। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस सबशेल इन विच n इक्वल टू 4, s इक्वल टू -1/2। ये कंडीशन हमको दी है। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप सबसे पहले n पर ध्यान दिया करो। n की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, दैट इज़ अ 1, दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3, दैट इज़ अ 4। ये हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और यहाँ पर n इक्वल टू 4। आपको पता है इसको k, l, m, n, और आपको ये भी पता है अकॉर्डिंग टू बोरबरी लॉ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 8 होते हैं, यहाँ पर 18 होते हैं और यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर सबशेल भी 4 होंगे, s, p,
डी और एफ। आपको ये भी पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2, 6, यहाँ 10 और यहाँ पर 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 32। ठीक, अब लेकिन आगे इस क्वेश्चन में कंडीशन देखो क्या दी है, एस इक्वल टू -1/2। इसका मीनिंग ये होता है कि इस आखिरी शेल में n इक्वल टू 4 में जो 32 इलेक्ट्रॉन है उसमें जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें एस की वैल्यू +1/2 होती है और जो 16 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें एस की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, कंडीशन उसने हमको दी थी एस इक्वल टू -1/2, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा सी, मतलब माफ करना, ये बी आंसर आएगा, यानी 16 इलेक्ट्रॉन ये इसके क्या हो जाएंगे? ये आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने अभी क्वांटम नंबर पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, थैंक यू।